नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर दृष्टिपात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि मध्यकाल में जो वार्ता साहित्य लिखा गया, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि में अनेक कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय हमें मिलता है, किंतु इतिहास लेखन के लिए जो काल क्रमानुसार वर्णन अपेक्षित होता है उसका नितांत अभाव इन वार्ता ग्रंथों में है। अतः इन्हें साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में जो उल्लेखनीय है उनकी संबंध में संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले नाम आता है गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी द्वारा किया गया। गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसकी रचना 2 भागों में की गई थी। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया था। इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि गारसादा तासी के इस इतिहास ग्रंथ में अनेक कमियां हैं, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण कृति आती है शिवसिंह सरोज, जिसके रचयिता का नाम है शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर ने 1883 में शिवसिंह सरोज की रचना की थी और इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियों एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। यद्यपि इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से देखा जाए तो इस कृति में भी हमें अनेक कमियां मिलती है, किंतु यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की, प्रारंभिक ग्रंथों की, तो नाम आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में की थी। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया था। बहुत से विद्वान इसी ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं, क्योंकि इस इतिहास ग्रंथ में ही पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है और उनकी काव्य प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण किया और इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया, क्योंकि इससे पूर्व जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश कवियों को भी स्थान दे दिया गया था, किंतु ग्रियर्सन ने सुस्पष्ट भाषा नीति को अपनाते हुए केवल हिंदी कवियों का ही परिचय अपने इतिहास ग्रंथ में दिया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इन्होंने 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त कर इस ग्रंथ की रचना की है और प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इन्होंने युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन भी इस इतिहास ग्रंथ में किया है और सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम चलें तो इसी क्रम में मिश्र बंधु रचित मिश्र बंधु विनोद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना विद्यार्थियों 4 भागों में की गई थी, जिसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। यह एक विशालकाय ग्रंथ है और इसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। समस्त रचना काल को 8 कालखंडों में भी विभक्त किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास ग्रंथ की रचना के समय मिश्र बंधु विनोद से बहुत सी सामग्री का संचयन किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में पंडित रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास
नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। बाद में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए एक सिद्धांत स्थापित किया। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। यद्यपि शुक्ल जी से पूर्व मिश्र बंधुओं ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस प्रकार के प्रयास किए हैं, किंतु वो प्रयास अधिक सफल नहीं हुए। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया और उनका नया नामकरण भी दिया। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने काल विभाजन के पीछे एक सुस्पष्ट आधार भी दिया है। शुक्ल जी ने जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई दी उसे एक अलग काल माना है और उसका नामकरण भी उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। शुक्ल जी का यह काल विभाजन अपनी सरलता और स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण धाराओं में विभक्त किया और पुनः इनके दो उपविभाग किए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय तथा सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिकाल कवियों के वर्गीकरण में भी शुक्ल जी ने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों को स्थान दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह रचना शुक्ल जी ने उस समय की थी जब अनुसंधान एवं आलोचना का श्री गणेश हुआ ही था। अतः अनेक विवादास्पद प्रश्न अनसुलझे हुए थे। बहुत सारी सामग्री अप्रमाणिक ही थी जिसे प्रमाणिक मान लिया गया था। फिर भी शुक्ल जी ने एक व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति और सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति के बल पर जो निष्कर्ष दिए उन पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाना असंभव है। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्हें हम हिंदी जगत में एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में जानते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में प्रकाशित करने की योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। इसमें से एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार शुक्ल जी का इतिहास ही रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शुक्ल जी के पश्चात यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। साहित्य के इतिहास से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तकें प्रकाश में आई है उनमें से हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से असहमत है। शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे द्विवेदी जी ने आदिकाल कहना ही अधिक उचित माना है और जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है उन ग्रंथों की प्रमाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह द्विवेदी जी के द्वारा लगाए गए हैं। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन के उदय के जो कारण हैं उनको लेकर भी द्विवेदी जी शुक्ल जी से मतभेद रखते हैं।
इसके पश्चात हम बात करें तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। यह विशाल ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर 100 से अधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है। शैली की एक रूपता नहीं है, किंतु इस ग्रंथ के लेखन हेतु कुछ सामान्य सिद्धांत निर्धारित कर लिए गए थे। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यह परंपरा निरंतर चल रही है। अनेक विद्वानों ने जहाँ समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की है, वहाँ कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के किसी एक पक्ष को लेकर अनुसंधान किए हैं और अनेक शोध प्रबंध और रचनाएं भी प्रस्तुत की है। यहाँ कुछ अन्य ग्रंथों के नाम भी दिए गए हैं। इसी क्रम में हम बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा था। यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तथा प्रारंभिक काल और मध्यकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया है: धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य। यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ की बात करें हम विद्यार्थियों, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है गारसा द तासी द्वारा इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई हिंदुस्तानी, जिसका रचनाकाल है 1839 ईस्वी। इसी क्रम में दूसरी महत्वपूर्ण कृति हमारे सामने आती है 1883 ईस्वी में लिखित शिव सिंह सरोज, और सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद, जिसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई। और सबसे महत्वपूर्ण कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। और इसी क्रम में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा 1938 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो 16 खंडों में प्रकाशित है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।